हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता उस्ती नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में शादी के पहले ये लड़की दिखाने वाली प्रक्रिया जो है वो लड़कियों के लिए कभी कभी बड़ी तकलीफ दे हो जाती है। ख़ास तौर से जब कभी लड़की का रंग सांवला हो या कहीं कोई कमी निकाली जा सकती हो, ऐसे में लड़की अंदर से बहुत बार बहुत पीड़ा से गुजरती कि उसको शादी करने के लिए कितना ज़्यादा संभलने की ज़रूरत थी, कितना ज़्यादा संवरने की ज़रूरत थी, वो सोच नहीं पाती। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है, पसंद दिल की। आज सुबह से घर में फिर तैयारियां हो रही थीं। भाभी किचन में खटर पटर कर रही थी। भैया ने सुबह ही मेरे कमरे में आकर कह दिया था कि कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ जाना ताकि थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर तैयार हो जाना, लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। मैं समझ गई थी कि फिर से मेरे इंटरव्यू वाला नाटक रिपीट किया जाने वाला है। पहले मुझे बुरा लगता था रिजेक्ट किए जाने पर, सांवली जो थी, पर अब मैं आदी हो गई हूँ। भैया को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती क्योंकि अब माँ बाप की जगह भैया ही मेरे सब कुछ है। भैया जो भी प्रस्ताव लाते हैं मैं आंख बंद करके मान लेती हूँ। बात तो लड़के वालों की होती है कि वे सांवली लड़की स्वीकार करना ही नहीं चाहते। पिछला प्रस्ताव भी ऐसा ही था। उन्हें संस्कार, मेरा वेतन, घर सब कुछ अच्छा लगा था। बस रंग गहरा है, लड़की का लड़के के साथ मैच नहीं करेगी का वाक्य अपने घर जाकर उछाल दिया था। जाने कितने ऐसे रिश्ते आए थे और मुझे ठुकराया गया था। ठुकराए जाने के बाद मैं घंटों बैठकर रोती थी। कई बार आत्महत्या करने का मन भी बनाया था। ऐसे में उलझे हुए दिनों में मेरी फ्रेंड स्मिता ने प्रस्ताव रखा था कि चलो दोनों छुट्टी लेकर घूम आते। मुझे भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा था। मैंने भैया की अनुमति लेकर अपने बार बार टूटे हुए दिल के साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बना लिया था। रास्ते भर में अपनी निराशा व गम को खिड़की के रास्ते बाहर की हरियाली व पहाड़ी सौंदर्य में डुबाने की कोशिश करती रही थी। स्मिता बीच बीच में छेड़कर मेरा ध्यान बटा रही थी। उसने बकेट से सैंडविच निकाले थे, मुझे देते हुए बोली थी, तेरी तरह सैंडविच भी ठंडे हो गए हैं। उसका बना हुआ मुंह देखकर मुझे हंसी आ गई थी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि स्मिता की ट्रिप मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ। वो तो बेचारी सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रख रही है। हमने लंच ऑर्डर कर दिया था। हालांकि भाभी ने पूरियाँ पैक कर दी थी, पर पूरी खाने का मन नहीं था। वैसे तो रेलवे का खाना भी बकवास ही होता है, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। स्मिता के पापा सरकारी विभाग में उच्च पद पर थे और उनकी वजह से हमें शिमला में एक सरकारी गेस्ट हाउस में 15 दिन के लिए रूम फ्री में मिल गया था। हम बहुत खुश थे क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि हमारी एक बड़ी धनराशि की बचत हो गई थी, बल्कि ये भी थी कि गेस्ट हाउस एक ऐसी सुरम्य घाटी में स्थित था जहाँ का नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं था। लगता था उड़ते हुए बादलों को हाथ से पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लूं, उनके बीच में खुद को डुबो लूं। पहाड़ों से झड़ते हुए झरने बरामदे में बैठे पर्यटक को आमंत्रण देते थे। मैंने स्मिता को शिमला का प्रोग्राम बनाने, वो इतने खूबसूरत गेस्ट हाउस के लिए बार बार धन्यवाद कहा था। तो उसने कहा था, अच्छा मैं धन्यवाद की पात्र कब से हो गई, मुझ पर तंज कस रही है क्या। बदले में मैंने उसे गले से लगा लिया था। मैंने उससे कहा था कि दरअसल मैं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इस कदर डूब गई हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि तू सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, अभी तो बहन भी है। तू सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं, अभी तो बहन भी है। हम दोनों ही भावुक हो गए थे। हम दोनों चाय के बाद बैठे बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। स्मिता उठकर गई थी, फिर वहीं से बोली थी, नूपुर लंच, डिनर व शाम की चाय का वक्त बता दो।
सुबह ब्रेकफास्ट में क्या पसंद करोगी और कितने बजे? मैंने नज़र उठाकर देखा था तो एक अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व का सुदर्शन युवक दरवाजे पर खड़ा था। वो पूरा शेड्यूल पूछ रहा था। स्मिता ने उसका नाम पूछा था तो उसने बताया था, मेरा नाम हीरामन है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अगर चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, कोई असुविधा हो तो बात कर लीजिएगा। स्मिता ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो फिर से बातों में लग गई थी, पर मेरा ध्यान अब प्रिंसिपल की बुराई सुनने में नहीं था, बल्कि कहीं उस अजनबी की आंखों में अटक गया था जिसने अपना नाम हीरामन बताया था। स्मिता ने नोटिस लिया था कि मैं उसकी बातें ध्यान से नहीं सुन रही हूँ। उसने कहा था कि शायद तुम ज़्यादा थक गई हो, मैं अपने रूम में जाकर नहा लेती हूँ, तुम भी नहा लो, हमारा लंच टाइम तब तक हो जाएगा। वो अपने बगल वाले रूम में चली गई थी। दोनों कमरों के दरवाजे डाइनिंग में भी खुलते थे। डाइनिंग बीच में था। बाहर बरामदे में जाने के दरवाजे दोनों कमरों के अलग थे। स्मिता के पापा ने हम लोगों की सुविधा अनुसार ये रूम रिजर्व करवाए थे। मैं नहाकर अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बालों में कंघी करने लगी थी। स्मिता उस समय तक तैयार होकर आई नहीं थी। तभी दरवाज़ा नॉक किया गया था। मैंने वहीं पर बैठे बैठे कह दिया था, आ जाइए, क्योंकि मैंने नहा कर आने के बाद स्मिता के लिए दरवाज़ा खोल दिया था। सामने हीरामन आकर खड़ा हो गया था। पूछा था, मैम लंच लगा दूं? मैं अचानक उसके सामने से हड़बड़ा सी गई थी। फिर मैंने कहा था, 10 मिनट रुक जाइए, मैडम आ जाएंगी तब साथ में खाएंगे। तब तक स्मिता कमरे में आ गई थी। वो बोली थी, रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, चलो खाते हैं। हम डाइनिंग में आ गए थे। हीरामन की सुपरविज़न में बेरे खाना लगाने लगे थे। 30 घंटे के बाद घर जैसा खाना खाना अच्छा लगा था। खाने के बाद हीरामन ने पूछा था कि खाना पसंद आया? हमने कहा था कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो उसने थैंक यू सामने झुकते हुए कहा था। फिर डिनर का मेन्यू पूछा था। स्मिता ने पूछा था कि कुछ हल्का सा ही बनवाते हैं ना? मैंने सिर हिला दिया था और वो मेन्यू बताने लगी थी। इस बीच मेरी निगाहें सिर्फ हीरामन की भाव भंगिमा पर नज़र रखे थी। ऐसा लग रहा था कि कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है। लंच लेकर हम अपने कमरे में आ गए थे। स्मिता को थोड़ी देर में जमुआई आने लगी थी। उसने कहा था, चलो थोड़ी देर सोते हैं, फिर शाम की चाय के साथ आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने सिर हिला दिया था और स्मिता अपने कमरे में चली गई थी। मैंने भी दरवाज़ा बंद कर लिया था और बेड पर लेटकर छत निहारने लगी थी। मैं सोचती हुई सोने की कोशिश कर रही थी कि पूरे 15 दिन का खाने पीने का पेमेंट मैं करूँगी, चाहे मुझे स्मिता से ज़िद ही करनी पड़े। जितना सहूलियत नई जगह में, ख़ास तौर से इतने मशहूर हिल स्टेशन में मुझे उसके कारण मिल गई है, वो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कब मेरी आँख लग गई थी, नींद टूटी थी। दरवाजे पर किसी की दस्तक से। दरवाज़ा खोला था तो स्मिता खड़ी थी। बोली थी, आओ चाय पीते हैं। हम डाइनिंग में ही बैठ गए थे। हीरामन बड़े अदब से आकर खड़ा हो गया था। वो बोला था, मैम नाश्ते में पोहा या पहाड़ों की कोई डिश मेन्यू कार्ड देखकर बता दीजिए। स्मिता वो मैंने एक साथ मना कर दिया था। स्मिता ने कहा था, कल बताएंगे, आज तो बस चाय पियेंगे। मेरा चाय वो बिस्कुट ले आया था। शाम के पहले से ही कपकपी शुरू हो गई थी। हमने अपने अपने जैकेट पहनकर गेस्ट हाउस के चारों तरफ एक चक्कर लगाया था। स्मिता तो पहले भी शिमला घूमने आ चुकी थी, अतः उसके लिए वहाँ ज़्यादा नयापन नहीं था, पर मुझे तो चक्कर लगाते समय ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद बर्फ़ पर चॉकलेट का टुकड़ा। गेस्ट हाउस का गेरुआ पेंट बिल्कुल उसे चॉकलेटी बना रहा था। मैंने स्मिता से कहा था कि जब गेस्ट हाउस की लोकेशन इतनी सुंदर है तो पूरा शिमला क्या होगा। स्मिता ने कहा था कि इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर की सारी पीड़ा पिघल कर बर्फ में समा जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे अपनी प्यारी सखी का मेरे प्रति प्रेम देखकर। उसने मुझे अपनी बाहों में छुपा लिया था।
रात को डिनर के बाद हम दोनों सोने चले गए थे। डिशेस बहुत ही स्वादिष्ट थीं। हम काफ़ी देर तक उन पर चर्चा करते रहे थे। स्मिता के अपने रूम में जाने के बाद मैंने एक पुस्तक उठा ली थी। डाइनिंग में एक कांच की अलमारी में पुस्तकें भी सजी थीं। रात को पता नहीं कब नींद आ गई थी और पुस्तक मेरे ऊपर लुढ़क गई थी। मुझे पता ही नहीं चला था। सवेरे उठी तो स्मिता के कमरे में गई थी कि साथ में चाय पियेंगे। देखा था तो स्मिता लेटी हुई थी। मुझे देखकर बोली थी, ज़रा देखना नूपुर, मुझे बुखार है क्या? कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सिर में दर्द भी है। मैंने उसे छू कर देखा था तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाई थी। अपने कमरे से बॉक्स लाकर मैंने थर्मामीटर लगाकर स्मिता का बुखार देखा था। उसे 104 डिग्री बुखार था। मैं परेशान हो गई थी। तभी बेरा चाय लेकर आ गया था। मैंने उसे हीरामन को भेजने को कहा था। उसने बताया था कि वो बस आने ही वाले हैं, कुछ सामान लाने नीचे वाली दुकान तक गए हैं। मुझे याद आया था कि हमारे पास हीरामन का मोबाइल नंबर है। मैंने स्मिता को पैरासीटामोल दे दिया था, साथ में 2 बिस्किट। मैं धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी थी। मैंने हीरामन को फ़ोन करके डॉक्टर बुलाने को कहा था। मुझे पता था कि यहाँ भी डॉक्टर ज़रूर होंगे, आखिर इतने पर्यटक रोज़ आते जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद हीरामन डॉक्टर लेकर आ गया था। मैंने उसे बताया था कि बुखार 104 डिग्री था। मैंने पैरासीटामोल दे दिया है। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाकर देखा था तो बुखार 103 आ चुका था। डॉक्टर ने ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखने को कहा था और दवाएं लिख दी थी। मैंने प्रिस्क्रिप्शन व पैसे हीरामन को दे दिया था। थोड़ी देर में दवाएं आ गई थीं। मैंने ज़बरदस्ती स्मिता को सैंडविच खिलाकर दवाएं दे दी थी। मैंने भी उसके साथ नाश्ते में सैंडविच ही ले ली थी। लंच में स्मिता को खिचड़ी खिलाई थी। मैंने उससे पूछा था कि घर में पापा जी को फ़ोन कर दूँ। उसने कहा था कि बिल्कुल नहीं, सब घबरा जाएंगे। मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी, ठंड का बुखार है। फिर मुझसे बोली थी कि तुम ठीक हो फिर मुझसे बोली थी कि तुम ठीक से गर्म कपड़े पहनना, नहीं तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी। मैं हंस दी थी। शाम तक बुखार 100 हो गया था। रात के खाने में उसने दलिया खाई थी। मैंने भी दलिया ही खाई थी। स्मिता बार बार कहती रही थी कि तुम परहेजी खाना क्यों खा रही हो, ढंग से कुछ बनवा कर खाओ। पर मैंने मना कर दिया था और कहा था, खाना तो ये भी है ना, तुम खा सकती हो तो मैं क्यों नहीं। उसने कहा था, हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा। मैं हंसने लगी थी और वो भी मुस्कुराने लगी थी। रात में स्मिता के कमरे में ही मैं सो गई थी। उसने मना किया था कि तुम्हें भी बुखार लग सकता है। मैंने कह दिया था कि मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। सवेरे में उठी थी तो स्मिता बाथरूम में थी। वो बाहर आई थी तो नॉर्मल लग रही थी। थोड़ी देर बाद स्मिता ने मेरे कमरे में आकर कहा था कि तुम हीरामन के साथ जाकर शिमला घूमना शुरू करो। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमज़ोरी है। कल शायद मैं भी चलूँगी। मना किया था तो उसने मुझे पकड़ कर खड़ा कर दिया था। वो बोली थी, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने हीरामन को बोल दिया था, शिमला ट्रिप नष्ट थोड़ी ही करनी है। वो ज़िद पर अड़ गई थी और मुझे जाना पड़ा था। हीरामन आगे आगे चल रहा था और मुझे जगहों के बारे में बताता जा रहा था। थोड़ी देर में मैं थक गई थी और पत्थर पर बैठ गई थी। हीरामन पास में खड़ा था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया था। वो पास के छोटे पत्थर पर बैठ गया था। मैंने उससे पूछा था कि कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने बताया था कि वो इसी शहर का रहने वाला है। मैंने पूछा था कि घर में कौन कौन है, तो उसकी आंखें भर रही थीं। वो बोला था कि मैं वो मेरा 5 वर्ष का बेटा। मैंने बाकी लोगों के बारे में पूछा था तो वो बोला था कि बस यूँ समझ लीजिए कि किस्मत ने सबको जुदा कर दिया। माँ बाप बीमारी में चल बसे, बहन ससुराल में रहती है और पत्नी एक चट्टान से गिरकर खाई में चली गई थी।
बस बेटा स्कूल में पढ़ता है और पड़ोस की एक चाची घर की वो बच्चे की मेरी अनुपस्थिति में देखभाल कर लेती हैं। उसने बताया था कि वो नैनीताल में कॉन्वेंट में पढ़ा है, घर वो बच्चे के कारण यहाँ रहना चाहता है। मैंने उसे आगे छेड़ना ठीक नहीं समझा था और गेस्ट हाउस वापस आ गई थी। अगले दिन मैं एक कमरे में अकेली थी। स्मिता तैयार हो रही थी, तभी हीरामन कमरे में चाय लेकर आया था। उसका चेहरा कुछ थका थका उस सोच विचार में डूबा दिखा था। वो 2 मिनट खड़ा रहा था, फिर बोला था, मैम एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मेरे नहीं कहने पर वो बोला था, आपका चेहरा मेरी पत्नी से बहुत मिलता जुलता है। तब तक स्मिता कमरे में आ गई थी और वो बोल पड़ा था, मैम आपकी चाय भी यहीं ले आया हूँ। स्मिता ने कहा था, ठीक किया, मैं आ ही रही थी। हम सब शिमला घूमने निकल गए थे। हीरामन हर जगह के बारे में विस्तृत व्याख्या करता था, बिल्कुल परफेक्ट गाइड की तरह। बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही बस जाए। बारिश ने इस आनंद को दोगुना कर दिया था। हीरामन ने हमें छाते पकड़ा दिए थे, वो साथ लाया था। उसे यहाँ के मौसम का अंदाज़ा था। कॉफ़ी का थर्मस, बिस्किट के पैकेट, वो कप वो झोले से निकाल कर हमारे पास ले आया था और हमें उसी चट्टान पर सर्व कर दिया था जहाँ हम बैठे थे। इतनी ऊंची चट्टान पर गहराई में देखते हुए कॉफ़ी पीना बस यूं लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। मैंने स्मिता से कहा था कि तुमने तो सच में मुझे स्वर्ग दिखा दिया। तुम तो पहले भी आ चुकी हो। स्मिता ने कहा था, हाँ आ चुकी हूँ, मगर स्वर्ग तुम्हारे साथ ही अनुभव किया। हम दोनों ही मुस्कुरा दिए थे। 15 दिन कैसे बीत गए थे पता ही नहीं चला था। हम वापसी के लिए तैयार हो गए थे। हम चलते समय बेरों को टिप देने, वो पेमेंट करने काउंटर पर गए थे। बड़ी मुश्किल से कसम देकर स्मिता को रोका था। बेरों ने टिप ले ली थी, पर हीरामन ने मना करते हुए कहा था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। मुझे उसके चेहरे पर एक अनलिखी कहानी नजर आ रही थी और शायद आंखों में छिपे हुए आंसू भी। हम घर आ गए थे, ढेरों यादें मन में समेटकर, असीमित उल्लास समेटे, साथ ही स्मिता के लिए ढेरों प्यार मन में लेकर। कितना ध्यान रखती है मेरा। दर्द और पीड़ा कहीं दूर छोड़ आई थी मैं। टन टन की आवाज़ से मेरा ध्यान वॉल क्लॉक की ओर गया था। समय कैसे बीते समय के साथ बीत गया था पता ही नहीं चला था। घड़ी 11 बजा रही थी। 12:30 से मेरी क्लास थी। मैं तैयार होने भागी थी। शाम के लिए मैंने अपनी मानसिकता बना ली थी। शाम को मैं अपने सारे परिवेश में लड़के वालों के सामने गई थी। लड़के का नाम रौनक था, मगर वो देखने आया नहीं था। वो दुहेजू वर था, 2 छोटे बच्चों थे। वो दुहेजू वर था, 2 छोटे बच्चे थे। शादी वो बच्चों के लिए ही करना चाहते थे। रौनक की माँ वो मौसी आई थीं। मौसी की निगाहों से स्पष्ट था कि उन्हें मेरा सांवला रंग पसंद नहीं आया था। रौनक की माँ शायद मुझ में एक माँ तलाश रही थी। मैंने अभिवादन करके उन्हें पूछा था कि रौनक जी क्यों नहीं आए हैं? अगर दूसरी शादी के कारण नहीं आए हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि मेरी तो पहली शादी है, मैं भी तो उन्हें देखना चाहती हूँ। बच्चों से भी मैं मिलना चाहूँगी कि उन्हें भी मैं पसंद हूँ कि नहीं, वरना फिर मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। भाभी ने कमरे में नाश्ता लेकर घुसते समय मेरा आखिरी वाक्य सुन लिया था और उनका चेहरा उतर गया था। बाद में मैंने भैया से कह दिया था कि जिस आदमी को अभी मुझे देखने का वक्त नहीं है, वो मुझे ज़िंदगी में वक्त क्या देगा। भैया हताश हो गए थे। मुझे शादी की इच्छा भी अब मन में नहीं थी। 35 वर्ष की हो चली थी। ज़िंदगी फिर अपने रास्ते पर दौड़ने लगी थी। कॉलेज स्टूडेंट्स, स्टाफ, सहयोगी, उन्हीं के बीच ज़िंदगी बीत रही थी। शिमला से आने के बाद मन तरोताज़ा हो गया था। कभी कभी हीरामन का चलते समय का चेहरा, वो उस पर लिखी इबारत मुझे भुलाए नहीं बोलती थी।
ऐसा लगता था कि जैसे उससे पुराने जन्म का मेरा कोई रिश्ता है। मुझे अपनी सोच पर हंसी आती थी कि मैं इस दुनिया में पहले आ गई होंगी। वो उम्र में मुझसे छोटा ही होगा, मगर सोच, कर्मठता, प्यार, कर्तव्य निष्ठा कितनी अधिक है उसमें। जिंदगी में बेटे के अलावा कोई नहीं है, फिर भी जिंदा दिली से जी रहा है। प्रेरक व्यक्तित्व है उसका। मैं भी जी लूँगी। शिमला से लौटने के बाद मालती व रीना ने स्मिता पर तंज कसे थे। हाँ भाई, स्मिता तो अपनी फास्ट फ्रेंड नूपुर को शिमला में मज़े करवा कर आई है। हम सब तो पड़ोसी हैं। स्मिता ने हंसकर जवाब दिया था। तुम लोग पड़ोसी भी कहाँ हो? सब हंस दिए थे। अगला दिन रविवार था। भैया भाभी मिंटू व रीना के साथ फिल्म देखने जा रहे थे। मुझे भी चलने को कहा था, पर मैंने मना कर दिया था कि मैं आराम करूँगी। दोपहर लेटी ही थी कि डोरबेल बजी थी। जाकर देखा था तो एक सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी 2 बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़े थे। बताया था कि मैं रौनक और ये मेरे बच्चे सोनू और रोहित। मैंने अंदर आने का इशारा किया था। वो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया था। बच्चों के लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया था। वो चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए किचन में चली गई थी। चाय पीते समय रौनक ने कहा था कि मैंने तो आपकी फ़ोटो और डिटेल्स देख कर ही आपको पसंद कर लिया था, मगर जब माँ ने बताया कि आप सिर्फ इसलिए इनकार कर रही हैं शादी से कि मैं आपको देखने नहीं गया था और आप भी मुझे देखना चाहती हैं, तो मुझे लगा था कि आप ठीक कहती हैं, मुझे जाना चाहिए था। आप अपनी राय बता दीजिएगा। मैं मुस्करा दी थी। बच्चों को मैंने मैंगो शेक के गिलास पकड़ा दिए थे। बच्चे बड़े खुश थे, दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। जाते समय मैं बाहर छोड़ने निकली थी तो दोनों बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठ गए थे। रौनक ने अभिवादन किया था। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी थी। मेरी आवाज़ शायद उनका पीछा कर रही थी कि बच्चों, तुमको तुम्हारी माँ पसंद आई या नहीं। शाम को भैया को सूचना देने पर भैया भाभी का चेहरा खिल उठा था। नमस्कार।